नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का एटम्स और मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, दो इसके पार्ट होते हैं। पहला हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हो जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस दोनों को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास से रिलेटेड है कुछ, जैसा कि आप लोग नाम से क्लियर है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पे प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, मतलब रेशियो से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों लॉ है, ये दोनों लॉ को पढ़ेंगे। इसी पे सारा केमिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड होगा हमारा। फर्दर जितना भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में मिलेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट फाउंड होगा, केमिकल रिएक्शन जो भी होंगे, तो इसी लॉ पे बेस्ड होता है। ओके, तो इसमें एक नोट की बात यह है कि ये दोनों जो लॉ है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था लवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा, इन्हीं दोनों के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, ये दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो पोस्टुलेट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर ये कहीं क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसमें हम लोग को क्या लिखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें मास को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और मास को ना ही हम लोग इसमें डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, इसका पोस्टुलेट कह सकते हैं। डेफिनेशन नहीं कहेंगे, पोस्टुलेट कहेंगे। ओके, अब आसान भाषा में समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है। सपोज कीजिए हमारे पास लकड़ी है, ठीक है, उसको हम लोग बर्न किए। ठीक है, लकड़ी को हम लोग जलाएं, 100 ग्राम मान लीजिए लकड़ी था या 1 kg लकड़ी था, उसको हम लोग हवा में जलाएं। ठीक है, जलाएंगे तो क्या होगा, जल जाएगा, लकड़ी जल जाएगा, तो उसके बाद कार्बन जो उसका जो स्मोक है वो निकलेगा। वो निकल के फिर देखेंगे कि हम वो पूरा तरह से लकड़ी खत्म हो गया, वो लकड़ी जो भी था वेट वो खत्म हो गया और वो पूरा हवा में चला गया। ओके, तो यहाँ पे रियल में हुआ क्या, तो ये समझते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि 1 kg ऑफ वुड था हमारे पास, उसको जब हम लोग बर्न किए तो हवा से वो ऑक्सीजन लिया। ठीक है, तो 1 kg जो वुड हो गया, प्लस जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन ली, हवा से जो ऑक्सीजन लिए, उसका मास होगा। तो वुड का मास प्लस ऑक्सीजन का मास एक तरफ रखते हैं। उसका प्रोडक्ट में जलने के बाद बना क्या, ठीक है, तो जलने के बाद हमारे पास कुछ एसेस बच गया, मतलब कुछ राख बच गया। ठीक है, वो बच गया। उसके बाद और क्या बना, हवा में जो गैसेस निकली उसको बर्न होने से, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर वेपर निकला। ठीक है, तो प्रोडक्ट में जब बर्निंग का काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या क्या बचा, तो एसेस बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा और वाटर बचा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जो रिएक्शन होने के पहले, एक तरह का बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल रिएक्शन है, तो बर्निंग होने के पहले और बर्निंग होने के बाद का जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, मतलब ये हो गया कि अगर लकड़ी का मास प्लस ऑक्सीजन का मास को हम लोग अगर जोड़ लेते हैं तो वो मास उतना ही होगा जितना कि एसेस का मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास और वाटर वेपर का मास होगा। तो मतलब कि लकड़ी का मास और ऑक्सीजन का मास को हम एक जगह लिख के रखते हैं और दूसरी जगह लिख के रखते हैं एसेस, जो राख बच गए, उसका मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास और वाटर वेपर जो उसमें से निकला उसका मास। किसी तरह से हम उसको कैप्चर कर लिए मान लीजिए, तो वो दोनों का जो मास होगा, ये दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जो पहले रिएक्शन के पहले था वो दोनों इक्वल होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि नया मास कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब कि अगर हम लोग रिएक्शन के पहले हमारे पास कुल मास 1 kg था तो प्रोडक्ट में भी कुल मास 1 kg आएगा। हालांकि 1 kg तो वुड का मास था, प्लस ऑक्सीजन का मास कुछ होगा, तो मान लीजिए 1 kg ऑक्सीजन, 1 kg वुड का लगा, तो ये दोनों को जोड़ के 2 kg हुआ। अब फर्दर जो एस हमारे पास बचा, तो एसेस जो होंगे, मतलब कि जो राख होगा उसका मास जो भी कुछ हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसका मास जो भी कुछ हो, और वाटर वेपर का मास उसका जो, ये तीनों का मास जोड़ेंगे तो वो 2 kg जो हमारा वुड का मास और ऑक्सीजन का मास है उसके बराबर आ जाएगा। यही कंसेप्ट है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। दूसरी तरह से समझते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन का अगर हम केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो वाटर बनता है। ये इसका मेन रिएक्शन होता है, बहुत बार आएगा H2 + O2 = 2H2O। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस्ड है। अभी अगर रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो इसको इग्नोर कीजिए।
सिंपली ये समझना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अगर बर्न करेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वाटर बनता है। तो कितना, अगर हम लोग 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो 36 ग्राम वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में 4 ग्राम प्लस 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम मतलब 36 ग्राम, रिएक्टेंट में मतलब कि जो रिएक्शन होने के पहले अब प्रोडक्ट जो बना 36 ग्राम, दोनों का वेट बराबर होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे 2H2 और ये सबसे कंफ्यूज नहीं होना, ये बैलेंस्ड किया हुआ है रिएक्शन। यहाँ पे मास पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन कितना लेंगे 4 ग्राम, अब 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो दोनों को वेट किए तो आ गया 36 ग्राम। तो वाटर भी जो बनेगा वो 36 ग्राम ही रहेगा। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। मास यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना घट रहा है। 36 ग्राम पहले था, 36 ग्राम बाहर हुआ, यही चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करें तो कार्बन को ऑक्सीजन में अगर जलाएंगे तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 12 प्लस 32 मिला के 44 ही होता है। तो 44 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन मिला के अगर हम लोग बर्न करते हैं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, जो दूसरा लॉ था। ठीक है, तो इसका पोस्टुलेट क्या है, ये लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, पहले चीज ये जान लीजिए। और इसका जो पोस्टुलेट कहता है ये क्या कहता है, इसका डिफिनेशन या पोस्टुलेट जो स्टेटमेंट है वो क्या है। इन ए केमिकल सबस्टांस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल सबस्टांस हो, कोई भी केमिकल सबस्टांस हो, कोई भी कंपाउंड हो मेनली, उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहेंगे, एक खास रेशियो में रहेंगे बाय मास। मास का अगर हम यहाँ पे अगर हम रेशियो लें तो मास के हिसाब से हमेशा वो कांस्टेंट रहेंगे। भले अगर हम लोग वाटर का अगर हम लोग बात करें तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी रेशियो होगा वो अर्थ का जो वाटर है उसका भी, हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर उसका भी वही होगा, सी वाटर का भी वही होगा, ग्लेशियर पे जो आइस जमा है वो भी होगा, बारिश का पानी है वो भी होगा, या फिर हम लोग चंद्रमा पे चले जाए वहां पे जो वाटर फाउंड हुआ उसका भी वही होगा, सेम होगा। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा किसी भी केमिकल सबस्टांस का, उसके अंदर में किसी भी केमिकल सबस्टांस के अंदर वो एलिमेंट से बना होगा। हो सकता है मेटल हो, नॉन मेटल, मेटलाइट, कुछ भी हो, एलिमेंट तो होगा। कोई भी कंपाउंड जो कि एलिमेंट से, जिन एलिमेंट से बना हुआ, उनका जो रेशियो होगा बाय मास हमेशा कांस्टेंट होगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सिंपल भाषा में। अब हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को और भी जरा डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम लोग वाटर की ही बात करते हैं तो मास यहाँ पे H2O में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 2:1 नहीं करना है, ये इसका वॉल्यूम का रेशियो है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कुछ मास होगा, ऑक्सीजन का कुछ मास होगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अभी के लिए इतना ही समझना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कुछ मास होगा, ऑक्सीजन का कुछ मास होगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे तो 1:8 आता है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। कहीं पे भी वाटर का अगर हम लोग जो इसका एटम्स का जो मास लेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर मास का रेशियो लेते हैं तो हमेशा ये 1:8 ही आएगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसी तरह अमोनिया की बात करें, अमोनिया का फॉर्मूला हो जाता है NH3। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। तो नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ हाइड्रोजन का अगर रेशियो लें तो 14:3 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें शुगर का, तो ये शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, ऐसे डिटेल में देखा है तो बहुत लंबा चौड़ा इसका फॉर्मूला था, लेकिन शॉर्ट में इसको C12H22O11 के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ जो 12, 22 और जो 11 लिखा है ये इसके वॉल्यूम का रेशियो है, ना कि इसके मास का रेशियो है। यहाँ पे इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे वाला चैप्टर में आने वाला जो पार्ट में उसमें ये क्लियर भी हो जाएगा। फॉर्मूला जब मैं लिखना सिखाऊंगा तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को कार्बन का मास लेना है, हाइड्रोजन का मास लेना है और ऑक्सीजन का मास लेना है जो इस शुगर में है। ठीक है, तो अगर 1 kg शुगर ले लिए, उसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इस तीनों का अगर हम लोग मास लेते हैं तो 72:11:88 आएगा और ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। कहीं पे भी अगर हम शुगर ले लें, इंडिया का शुगर लें चाहे ब्राजील का शुगर लें, यही होगा। अगर वो शुगर ये है, ये वाला शुगर है जो यहाँ जो इडिबल शुगर होता है जो हम लोग सुक्रोज खाते हैं, तो उसका रेशियो हमेशा यही होगा। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया था। एक जल्दी से एक क्वेश्चन बना लेते हैं जो कि बुक में भी दिया हुआ है। इन ए रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी उतना डिटेल में रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसा मैं बता रहा हूं उस तरह से आप चलिए तो धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें कुछ प्रोडक्ट को आपस में केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा, उसके बाद कुछ कंपाउंड को, उसके बाद उसका जो आउटकम निकलेगा, उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो उसमें कुछ अदर कंपाउंड निकलेंगे। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। 5.3 ग्राम एक सोडियम कार्बोनेट लिया गया, इसको रिएक्ट कराया गया एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 0.9 ग्राम वाटर निकलता है और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट निकलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक मतलब रिएक्शन के फॉर्म में इस तरह लिख देंगे, सोडियम कार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया। तो ये तीर का निशान मतलब कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या बना, तो सोडियम एसीटेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। ओके, तो ये था क्वेश्चन। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड कितना था, 5.3 ग्राम था, एसिटिक एसिड 6 ग्राम था। ठीक है, इसके बाद हमारा सोडियम एसीटेट बना। कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, उस पर नहीं जानना है, बस बना, इतना समझना है। 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम बना, वाटर 0.9 ग्राम बना। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग अगर इस तरह का आ जाता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, वो भी प्रोसेस है और इसको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन होने के पहले जो चीज हमारे पास थी। ठीक है, मतलब सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड थी, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, जो रिएक्शन में जा रहा है, और उसके बाद जो चीज बना, रिएक्शन होने के बाद जो चीज बना, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहें। तो मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, 5.3 सोडियम कार्बोनेट का मास और एसिटिक एसिड का मास। तो 5.3 और 6 ग्राम मिला के 11.3 ग्राम, मास ऑफ रिएक्टेंट 11.3 ग्राम आ गया। ओके, अब प्रोडक्ट का मास देखेंगे तो 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम मिला के कितना हो गया, 11.3 ग्राम हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में इक्वल है। यही शो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ये शो कर रहा है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो रिएक्टेंट में जितना मास था, प्रोडक्ट में भी उतना ही मास निकला। तो यहाँ पे ये शो हो जाता है, मतलब कि रिएक्टेंट के मास को टोटल कर देंगे, प्रोडक्ट के मास को टोटल कर देंगे, उसको इक्वल दिखा देंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड इन ए रेशियो 1:8 बाई मास टू फॉर्म ए वाटर। ये दे दिया कि 1:8 मास होता है। ठीक है, ये हम जानते भी हैं, अभी हम लोग पढ़ा। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हमारे पास 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, हमें उससे पानी बनाना है, तो हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो वाटर है हमारे पास H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन का 1:8 होता है। ये हम जानते हैं, क्वेश्चन में भी दिया और हम जानते भी हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इसी रेशियो पे हम लोग बैठा देते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है। मास ऑफ ऑक्सीजन पता नहीं, यही तो निकालना है। और रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 3 बाई मास ऑफ ऑक्सीजन 1/8 कर सकते हैं इसको। रेशियो को, जो रेशियो फॉर्म में, इसको मल्टीपल के फॉर्म में तोड़े, और उसके बाद मास ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, मास ऑफ ऑक्सीजन 3 इंटू, मतलब 8 ऊपर चला गया और ऑक्सीजन इधर चला गया। मास ऑफ ऑक्सीजन 3 इंटू 8, 24 ग्राम ऑक्सीजन की हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो हमें 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 3 ग्राम हाइड्रोजन पिघलाने के लिए। तब हमें जाके वाटर कंप्लीटली हाइड्रोजन बर्न हो जाएगा और ऑक्सीजन भी यूज हो जाएगा, और हमें कितना ग्राम निकलेगा, तो ये दोनों का जो मास है उसको जोड़ देंगे, मतलब कि 3 ग्राम हाइड्रोजन और 24 ग्राम, तो 27 ग्राम हमें वाटर प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अगला वाला पार्ट में कंटिन्यू होते जाएगा, तो अगला पार्ट भी आप देख सकते हैं।